माइंडसेट मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आज एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारी पहचान, क्या वो सच में हमारी अपनी है, गहरा सवाल है। या वो सिर्फ दूसरों की राय का एक आईना है? और क्या हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं, या वो जो दुनिया हमसे चाहती है? एग्जैक्टली आज हम एक ऐसी ही सोच की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक इंसान को लंदन के कॉर्पोरेट दफ्तरों से सीधे मुंबई के एक आश्रम तक ले गई। हाँ, और फिर वापस दुनिया में। हम देखेंगे कि इस सफर से हम अपनी पहचान, अपने असली मूल्यों और जिंदगी की नेगेटिविटी से निपटने के बारे में क्या सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है लंदन में पले बड़े एक भारतीय लड़के से। स्कूल में वो एक, कह सकते हैं कि एक बागी बच्चा था। मतलब ड्रग्स, लड़ाई झगड़ा। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि उसे 3 बार स्कूल से सस्पेंड किया गया और आखिरकार निकाल ही दिया गया। ऐसा लगता है कि कहानी का अंत अच्छा नहीं होने वाला। बिल्कुल, लेकिन यही पर चीजें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती हैं। उसके अंदर एक बदलाव आया और उसने मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का फैसला किया। और जल्द ही वो लंदन की एक टॉप कंसल्टिंग फर्म में इंटर्नशिप भी करा था। बाहर से देखने पर तो ये एक बेहतरीन सक्सेस स्टोरी लगती है। बिल्कुल। लेकिन अंदर की कहानी वो कुछ और ही थी। वो असल में एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। अच्छा। हाँ, कल्पना कीजिए, एक तरफ वो लड़का लंदन के सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स में क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा है, महंगे सूट पहने हुए, और ठीक 48 घंटे बाद वो मुंबई के एक आश्रम में जमीन पर बैठा है, बिना चप्पल के भिक्षुओं के साथ दाल चावल खा रहा है। वाह, ये तो दो बिल्कुल अलग दुनिया है। एक तरह की जंग चल रही होगी उसके अंदर। बिल्कुल, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उसे वो कॉर्पोरेट दुनिया, वो सारी डील्स, प्रेजेंटेशंस, वो सब अर्थहीन लगने लगा था। हाँ, वो विनम्रता, करुणा, सेवा जैसे मूल्यों के बारे में सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता था, उन्हें जीना चाहता था। ये उस गहरी मानवीय खोज को दिखाता है जहां वो बाहरी सफलता, मतलब पैसा और स्टेटस, वो सब आंतरिक शांति और उद्देश्य के सामने खोखला लगने लगता है। और आखिरकार उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने नौकरी छोड़ दी। सारी कॉर्पोरेट जॉब ऑफर्स ठुकरा दी और भिक्षु बनने के लिए मुंबई चला गया। कमाल है। उसने अपना सिर मुंडवा लिया, अपने महंगे कपड़े छोड़कर सादे भगवा चोगे पहन लिए और एक ऐसे आश्रम में रहने लगा जहां शीशे तक नहीं थे, ताकि ध्यान बाहरी दिखावे पर न जाए, बल्कि अंदर की दुनिया पर रहे। और 3 साल बाद उसके गुरु ने उससे कहा, तुमने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम्हारा असली काम बाहर की दुनिया में है। और यहीं से हमारी आज की चर्चा के लिए असली सबक शुरू होते हैं ना। हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हम सब के अंदर चल रहे संघर्ष की कहानी है। चलिए तो पहले और सबसे बड़े आइडिया पर आते हैं, पहचान का भ्रम। सोस में समाजशास्त्री चार्ल्स कूली का एक कमाल का आइडिया है, लुकिंग ग्लास सेल्फ। हाँ, आईने वाला स्व। हाँ। ये थोड़ा गहरा है, पर चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। कूली कहते हैं कि हमारी पहचान 3 स्टेप्स में बनती है। पहला, हम कल्पना करते हैं कि हम दूसरों को कैसे दिखते हैं, मतलब हमारी इमेज दूसरों की नजरों में कैसी है। हाँ। दूसरा, हम कल्पना करते हैं कि वो हमारी इस इमेज के बारे में क्या राय बना रहे हैं, मतलब वो हमें जज कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और तीसरा, जो सबसे अहम है, उस राय के आधार पर हम अपने बारे में अच्छा या बुरा महसूस करते हैं, गर्व या शर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं हूं। मतलब हमारी पहचान हमारी अपनी है ही नहीं, वो तो दूसरों की नजरों का एक रिफ्लेक्शन है। दिमाग घुमा देने वाली बात है ना। एकदम सही। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, सोर्स में एक्टर डैनियल डे लिविस का जिक्र है। हाँ, मेथड एक्टिंग के लिए जो जाने जाते हैं। हाँ, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क फिल्म के लिए उन्होंने अपने किरदार बिल द बुचर में खुद को इतना डुबो दिया कि वो सेट पर सबसे लड़ते रहते थे। वो उस किरदार को घर ले गए। और इसका उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। वो किरदार की पहचान में इतने खो गए कि अपनी असली पहचान ही भूल गए। थोड़ा अजीब लगता है, पर हम सब अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत मेथड एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल। समाज, परिवार, दोस्त, सोशल मीडिया, ये सब हमें स्क्रिप्ट देते हैं कि एक सफल जीवन कैसा दिखना चाहिए, अच्छी नौकरी, महंगी गाड़ी, घर, और हम बिना सवाल किए उस किरदार को निभाने में लग जाते हैं। और फिर हम हैरान होते हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद हम अंदर से खुश क्यों नहीं हैं, क्योंकि हम अपना किरदार निभा रहे हैं, अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। जो भी हम देखते, सुनते या पढ़ते हैं, वो सब हमारे उस लुकिंग ग्लास सेल्फ को बना रहा है।
और ये बाहरी शोर हमारे अंदर ईर्ष्या, असुरक्षा ये सब भर सकता है। तो पहला कदम इस बाहरी शोर को फिल्टर करना है। हाँ, ये पहचानना कि जो आवाजें हम सुन रहे हैं वो हमारी अपनी है भी या नहीं। और यहीं से हम दूसरे बड़े आइडिया पर आते हैं। अपने असली मूल्यों को खोजना। और सोर्स में एक बहुत ही कह सकते हैं कि असहज करने वाला विचार है। वो ये कि हम जो कहते हैं कि हमारे लिए जरूरी है और हम असल में अपना समय और पैसा जहां लगाते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और ये एक तरह का पर्सनल इंटीग्रिटी गैप है। सोर्स कहता है कि हमारी ज्यादातर बेचैनी और चिंता इसी गैप से पैदा होती है। सही बात है। हम कहते हैं परिवार सबसे पहले, लेकिन हफ्ते के 60 घंटे काम और बचा हुआ समय दोस्तों के साथ। हाँ, या हम कहते हैं सेहत जरूरी है लेकिन जिम जाने के बजाय नेटफ्लिक्स देखते हैं। ये टकराव हमें अंदर से खोखला करता है। तो फिर इस गैप को पहचाना कैसे जाए? सोर्स इसके लिए 2 बहुत सीधे और असरदार ऑडिट सुझाता है। पहला है टाइम ऑडिट। समय का ऑडिट। हाँ, 1 हफ्ते के लिए बस ये हिसाब रखिए कि आपका समय कहाँ जा रहा है। परिवार, काम, दोस्त, सेहत और सबसे जरूरी अपने साथ कितना समय बिताया। बिल्कुल, नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। और दूसरा है मनी ऑडिट। मतलब अपनी जरूरी चीजों के अलावा देखिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। सोर्स में इसका एक उदाहरण भी था, है ना? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक व्यक्ति अपने बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास की फीस के बारे में शिकायत कर रहा था। लेकिन जब उसने अपना मनी ऑडिट किया तो उसे एहसास हुआ कि वो हर महीने अपने जूतों पर उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था। और उस पल उसे एहसास हुआ कि उसके लिए असल में क्या मायने रखता है। उसके शब्द कह रहे थे बच्चों की पढ़ाई, लेकिन उसके काम कह रहे थे मेरे जूते। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा जजमेंटल नहीं हो सकता? मतलब लोग इसे देखकर शायद और ज्यादा अपराध बोध या गिल्ट महसूस करें। बहुत अच्छा सवाल है और सोर्स इस पर बिल्कुल साफ है। इसका मकसद अपराध बोध पैदा करना नहीं है, बल्कि जागरूकता लाना है। हाँ, ये ऑडिट एक आईने की तरह है, किसी जज की तरह नहीं। इसका लक्ष्य खुद को सजा देना नहीं, बल्कि अपने कामों को अपनी असली इच्छाओं के साथ अलाइन करना है। तो ये एक तरह का सेल्फ करेक्शन टूल है, सेल्फ पनिशमेंट नहीं। बिल्कुल। और यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है। अगले 1 हफ्ते के लिए जब भी कोई गैर जरूरी चीज खरीदें या अपने खाली समय की कोई योजना बनाएं, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछें, इस चुनाव के पीछे मेरा कौन सा मूल्य है? ये छोटा सा सवाल आपको अपने कामों के बारे में ज्यादा जागरूक बना सकता है। तो अगर हम अपने मूल्यों को समझ लें और उनके हिसाब से जीने लगें, तो आंतरिक शांति मिल सकती है। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी है, बाहरी दुनिया। सही कहा। हम खुद को तो ठीक कर सकते हैं, पर उन लोगों का क्या जो हमारे आसपास नेगेटिविटी फैलाते हैं? सोर्स इस पर भी एक बहुत अलग नजरिया देता है। इसमें कई तरह के नकारात्मक लोगों का जिक्र है। शिकायत करने वाले, मतलब कंप्लेनर्स, जो हमेशा समस्याओं की बात करते हैं। आलोचक यानी क्रिटिक्स, जो हमेशा गलतियां ढूंढते हैं। और हर बात में मुकाबला करने वाले, कॉम्पिटिटर्स। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं और अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है कि हम या तो उनसे बहस करें या दुखी हो जाए। हाँ, लेकिन भिक्षु का दृष्टिकोण इससे निपटने का एक बिल्कुल अलग तरीका सुझाता है। वो रक्षात्मक होने के बजाय एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर बन जाते हैं, वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षक। बिल्कुल। सोर्स में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे खुद दर्द में होते हैं। वाह! उनका दर्द बस उन पर से छलक रहा होता है। ये सोचना ही पूरी स्थिति को बदल देता है। अचानक वह व्यक्ति दुश्मन नहीं, बल्कि एक दुखी इंसान लगने लगता है। ये नजरिया हमें रक्षात्मक होने के बजाय दयालु बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके व्यवहार को सही ठहराएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कि हम उसे व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर दें। तो प्रैक्टिकल तौर पर इसका क्या मतलब है? क्या हम बस सब कुछ सहते रहें? नहीं। सोर्स कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियां देता है। पहली है 2575 का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपना 75% समय उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको ऊपर उठाते हैं। और सिर्फ 25% समय या उससे कम उन लोगों के साथ जो आपकी ऊर्जा खींचते हैं? ये एक सचेत चुनाव है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ निवेश कर रहे हैं। और दूसरी रणनीति? दूसरी रणनीति थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन बहुत जरूरी है। उद्धारकर्ता या सेवियर ना बने। आप हर किसी को नहीं बचा सकते। बिल्कुल। सोर्स में एक जबरदस्त एनालॉजी है। अगर आपका दोस्त डूब रहा है और आप एक अच्छे तैराक नहीं हैं, तो उसे बचाने की कोशिश में आप भी डूब जाएंगे। तो कभी-कभी सबसे अच्छी मदद ये होती है कि आप किसी और को बुलाएं जो मदद करने में सक्षम हो। हाँ, जैसे एक लाइफ गार्ड। अच्छा,
और बाहरी नेगेटिविटी के अलावा हमारी अपनी आंतरिक नेगेटिविटी का क्या? जैसे शिकायत करने की आदत या दूसरों से अपनी तुलना करना। हाँ, इसके लिए सोर्स स्पॉट स्टॉप स्वॉप नाम की एक तकनीक बताता है। स्पॉट स्टॉप स्वॉप। चलिए इसे एक असल स्थिति में देखते हैं। मान लीजिए कोई सोशल मीडिया देख रहा है और अपने दोस्त की शानदार छुट्टियों की तस्वीरें देखकर जलन होती है। ओके। स्पॉट, ये रही वो जलन वाली, तुलना करने वाली भावना। इसे पहचानिए। स्टॉप, स्क्रॉल करना बंद करें, फोन नीचे रख दें, उस नेगेटिव विचार को वहीं रोक दें। और अब स्वॉप, यहाँ असली काम है। इसे जबरदस्ती की पॉजिटिविटी से नहीं बदलना है, जैसे मैं तो बहुत खुश हूं। तो फिर किससे बदलना है? सोर्स के मुताबिक इसे कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड या दूसरों की खुशी में खुश होने से बदलें। और यहीं पर मुदीता का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, मुदीता, ये संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब है दूसरों की सफलता और खुशी में निस्वार्थ भाव से खुश होना। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता एक केक की तरह है। अगर किसी और को एक टुकड़ा मिल गया तो हमारे लिए कम बचेगा। सही। लेकिन भिक्षुक मानते हैं कि खुशी के थिएटर में सीटें असीमित हैं। किसी और की सफलता आपकी विफलता नहीं है। वाह, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। कल्पना कीजिए, अगर कोई अपने 50 दोस्तों की सफलता में सच में खुश हो सकता है तो उसे एक की बजाय 50 गुना ज्यादा खुशी का अनुभव होगा। तो आज की इस चर्चा का सार क्या है? पहली बात, हमारी पहचान पत्थर की लकीर नहीं है। ये अक्सर दूसरों की उम्मीदों का एक आईना होती है। और हमारे पास उस आईने से दूर हटकर खुद को देखने की शक्ति है। दूसरी, हमारे असली मूल्य हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे समय और पैसे के खर्च से जाहिर होते हैं। और तीसरी, हम बाहरी और आंतरिक नकारात्मकता का सामना रक्षात्मक होकर नहीं बल्कि करुणा और दूसरों की खुशी में खुश होकर कर सकते हैं। यहाँ एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। हमने अपने अतीत की चुनावों का ऑडिट करके अपने मूल्यों को खोजने की बात की। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने भविष्य के चुनावों का ऑडिट करें? मतलब? इस हफ्ते अपनी अगली गैर जरूरी योजना बनाने या कुछ खरीदने से पहले बस एक पल रुकें और खुद से पूछें, इस चुनाव के पीछे मेरा कौन सा मूल्य है? ये एक सरल सवाल आने वाले हफ्ते की दिशा कैसे बदल सकता है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और अगर आपको ये गहरी चर्चा पसंद आए तो हमारे चैनल माइंडसेट मैटर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे पास और भी मोटिवेशनल शॉर्ट्स और वीडियो है जो आपकी मदद करेंगे। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हाँ, हमें बताएं कि इस चर्चा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा या सोचने पर मजबूर कर गया। हम आपके विचार जानना चाहेंगे।